Please be seated. I request Honorable OSD to Chancellor Shri Palash Garg to honor the guest of honor, Professor Dr. Bharat Sharan Singh, Chairman MPPURC, with a bouquet. S. Kothari for securing the highest CGPA in the Bachelor of Technology Civil Engineering. To the candidates who are permitted to receive the same in absentia, Simrat Tuteja. Candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Science, please. Kritika Goyal. Candidates for the degree of Master of Computer Application. Professor Singh has been awarded the gold medal in the year 2015 from Geological Society of India for his valuable scientific research contribution in geology. Professor Singh has also attended national and international conferences, especially on frontier research area in the geological sciences. He is also actively involved in various social work for upliftment of weaker section of Indian society. I request him to deliver the convocation address. Please, sir. आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वेणुगोपाल जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आरसी मित्तल जी, कुलपति प्रोफेसर पटनायक जी, पलाश गर्ग जी, गवर्निंग बॉडी एवं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सभी सम्मानीय सदस्यगण, मेडिकैप्स के सम्मानीय प्राध्यापक, विद्यार्थी और अभिभावक, गार्जियन, पेरेंट्स जो भी विद्यार्थियों के यहाँ पर आए हुए हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को इस बात की बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जीवन का एक अध्याय पूर्ण किया और समस्त उच्च मापदंडों को पूर्ण करते हुए स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि से विभूषित हुए, सम्मानित हुए। मेरी एक बार पुनः सबको बधाई। किसी के जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो जीवन में एक बार ही आते हैं, इसके बाद दोबारा अवसर मिलता नहीं। तो ऐसा क्षण जो जीवन में एक ही बार आता है, उसको हम किस प्रकार से मनाएं, किस प्रकार से आत्मसात करें कि बाकी जीवन भर उसकी स्मृतियां हमारे साथ में रहें। हमारे यहाँ वैसे भी 4 आश्रम की बात आती है, जिनमें से एक आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है, आप लोगों को पूर्ण हुआ और इसके बाद आप एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आपका गृहस्थ जीवन भी आनंदित और सुखमय हो। और ये जो क्षेत्र आप लोग प्रवेश कर रहे हैं, वास्तव में संघर्ष से भरा हुआ है। काफ़ी चुनौतियां हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं। एक कहावत भी चलती है कि एक यंग मैन डिग्री के साथ दर्पण के सामने अपने को देख रहा था, डिग्री, पोशाक, परिधान, सब कुछ।
तभी ऐसे एक आकाशवाणी एक ऐसा आभास सा हुआ कि डोंट फ्लाई इन द स्काई एंड बेगिन विथ अल्फाबेट। ठीक है, यानी वो आपका क्लाइमेक्स था, लेकिन जिस क्षेत्र में आप प्रवेश कर रहे हैं वहाँ आपको अल्फाबेट से प्रारंभ करना है। लेकिन उस काम को जो आप प्रारंभ करेंगे तो ये जो अनुभव आपको इस विश्वविद्यालयों में लोगों से प्राप्त हुए, आपका जो टैलेंट है वो आपको हमेशा आपके साथ रहेगा और सहयोग करेगा। यह है कि जब तक हमारा जीवन में विद्यार्थी एक शब्द लगा रहता है कि हम विद्यार्थी हैं, इसका मतलब कि आपके ऊपर कोई है, यानी आप एक जो है एक प्रोटेक्टेड लेयर से कवर्ड हैं। आपके ऊपर आपके सीनियर होंगे। कई बार लेबोरेटरी में जो लैब असिस्टेंट, लैब जो टेक्नीशियन रहते हैं, वो भी कई बार मार्गदर्शन कर देते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस काम को ऐसा नहीं ऐसा करना है, उसका भी एक अनुभव रहता है। आपके टीचर्स, प्रोफेसर, डीन, हेड, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, चांसलर, आपके पेरेंट्स, यानी अभी तक इन बातों से आप कवर थे। लेकिन अब एक प्रकार से इस अध्याय के बाद और ये सब डिग्री प्राप्त करने के बाद कई बार आपको ही लगेगा कि अरे अब हम ही हैं सीधे, अब जो कुछ भी करेंगे उसके लिए आप सीधे जवाबदार होंगे। अब कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, वो जाना है कि वो जाना है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नहीं। यानी आप जो भी होगा उसके लिए आप सीधे उत्तरदायित्व तो आपका होगा, रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। और चूंकि पूरी जवाबदारी हमारे ऊपर ही है, तो इसलिए जो कुछ भी करें सोच समझ करके ही करें। अभी आपने ओथ एक प्रकार शपथ भी ग्रहण किया, और शपथ में क्या चीज़ें आया कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिसके कारण हमारे पेरेंट्स का, हमारे संस्थान का या किसी भी कारण से ये मैसेज ना जाए कि अरे ये तो मेडिकैप्स का विद्यार्थी है, यहाँ तक पढ़ा है और किस प्रकार किसका स्वभाव है। तो ये हमेशा अपने साथ इस विषय को रखना है। और दीक्षांत की बात आती है तो तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसका वर्णन मिलता है। पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुल तो आज भी होते हैं। गुरुकुल कोई ऐसा शब्द थोड़ी है जो एकदम नया है हमारे लिए। गुरुकुल यानी क्या? गुरुकुल यानी आज भी यूजीसी कहती है, वेणुगोपाल जी बैठे हुए हैं, कि स्टूडेंट और टीचर्स का रेशो अनुपात 1:10, 1:15, 1:20, यानी इस प्रकार से जब अनुपात रहता है, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके रिकमेंडेशन से रहते हैं, तो इस प्रकार से यह एक कुल बन जाता है, एक फैमिली बन जाती है। तो इस प्रकार से एक टीचर और ये 10 स्टूडेंट और ये एक फैमिली, ये एक गुरुकुल हो गया। आपका गुरु और गुरु का परिवार अब आपके सर्वांगीण विकास की बात करता है। तो ऐसे सब होता ही है। और शिक्षा पूर्ण होने के बाद इस प्रकार से दीक्षांत समारोह होते थे, और दीक्षांत समारोह में एक प्रकार से आगे के जीवन में कैसा आपका आचरण व्यवहार हो, उसका एक पुनर्स्मरण भी कराया जाता था। और आचरण क्या है? सत्यम बद्ध, धर्मम चर, पितृदेवो भवो, मातृदेवो भवो, गुरुदेवो भवो। यानी कुल मिलाकर के धर्ममचर यानी कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए जीवन का व्यतीत करें। और जब कर्तव्य धर्म की बात आती है तो अपने यहाँ एक श्लोक चलता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम धर्मा ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो इस प्रकार से आहार, निद्रा, भोजन, परिवार वृद्धि, भय, यह तो प्रत्येक प्राणी के लक्षण है। प्रत्येक प्राणी, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जीवन कर्तव्य आधारित रहता है। उससे अपेक्षा ये रहती है कि वह कर्तव्य आधारित, यानी उसको भली भांति ज्ञान हो
क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है, और वो हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से धर्मम चर सत्यम बद्ध की बात कही गई है। फिर आगे भी कहा गया है कि इसके बाद भी यदि नहीं समझ में आता तो अपने विवेक के अनुसार सकारात्मक भाव के साथ सोचिए, विचारिए और काम करिए। और इसके बाद भी कहीं भ्रम है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, सब भ्रम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस प्रसंग में, तो ऐसे प्रेरणा स्वरूप जो श्रेष्ठ लोग हैं, प्रेरणा स्वरूप श्रेष्ठ लोग की ऐसी सिचुएशन में हमारे सर ने ऐसा किया था, ऐसी पोजीशन में हमारे गार्जियन ने या फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया था, तो हमको भी पालन करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है यद्दाचरित श्रेष्ठस्तस्त देवे तरोजना है, सा यत् प्रमाणम कुरते लोकस्तदानुवर्तते। यानी जिस प्रकार से श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वैसा आचरण हमको भी करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए, और ऐसा करेंगे तो हम भी श्रेष्ठ ही हो जाएंगे। फिर हमको भी फॉलो करने वाले, आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक भी एक बड़ी दुनिया है, अच्छे अच्छे फॉलोवर रहते हैं, तो वो भी आपको देख करके मोटिवेट हो गए। अभी झा साहब ना, देखो आपने कितना बढ़िया आपने पढ़ाई लिखाई किया, और वास्तव में ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बहुत लोग कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। अब यहाँ एक मॉडल के तौर पर, एक नमूने, एक आइकॉन के रूप में आपको यहाँ रखा गया, ऐसे और लोग भी बहुत होंगे। लेकिन ये सब करते हुए पाठ्यक्रम में कई चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कई चीज़ें पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती। अभी एक प्रेस वाले बाइट ले रहे थे, वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमको माने अदर देन पाठ्यक्रम भी सोच करके कुछ करना है, एकदम पाठ्यक्रम तक केंद्रित नहीं रहना। इसमें भी एक प्रसंग हमको ध्यान में आ ही रहा है, और जब भी दीक्षांत समारोह आता है तो भी इससे हमारे ध्यान में आ ही जाता है, पटनायक जी क्या करें हैं, जब भी दीक्षांत समारोह आ जाता है तो एक आध दो विषय ध्यान में आ जाते हैं। और विषय वही है गुरुकुल, एक आश्रम था, गुरुजी थे, 4 शिष्य थे, चारों शिष्यों की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई। अब यह हुआ कि कल दीक्षांत है, और दीक्षांत के बाद सब कोई अपने अपने घरों को जाएंगे। दीक्षांत तो होना ही था, तो यह हुआ कि दीक्षांत के एक दिन पूर्व कुछ हवन आदि, भोजन आदि एक कार्यक्रम कर लिया जाए, और इसके बाद कल सबको वापसी होगी। तो गुरु जी ने क्या किया, चारों शिष्यों को बुलाया, बोले चारों शिष्यों को एक एक काम दिया, जंगल की बात है, तुम जाओ जलाशय से पानी ले आओ। दूसरे को बोले तुम जाओ लकड़ी बीन लाओ। तीसरे को बोले पत्ते तोड़ लाओ, दोनों पत्तल बनाने के लिए भोजन भी तो करना है। और एक को बोले हवन आदि पूजन आदि करना है, फूल तोड़ लाओ। और चारों शिष्य जो पाठ्यक्रम, जो उनको वर्क दिया गया, दायित्व, वो जंगल की ओर चले गए। इस बीच गुरु जी ने क्या किया कि जिस मार्ग से वो गए थे और जिस मार्ग से उनको आना था, उस मार्ग पर सूखे कांटे भी खेल दिए, और वहीं एक पेड़ के नीचे छिप गए। और जैसे समय हुआ, गुरुजी के भी निर्देश था कि इतने बजे तक सबको वापस आ भी जाना है, ये भी गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, समय पर ही पहुंचना है। तो ऐसे फूल वाला आया, देखा कि रास्ते में तो कांटे बिखरे हुए हैं। उसने सोचा मेरे को क्या करना है, ये तो पाठ्यक्रम में था ही नहीं कि कांटे बीनना है, मेरे पाठ्यक्रम से बाहर का है। और गुरु जी ने ऐसा आज्ञा भी नहीं दिया और समय पर बुलाया भी है, और मैं तो जवान हूँ, कूद फाद करके कैसे भी जा सकता हूँ। वो दाएं बाएं करते हुए कूद फाद करके और आश्रम में पहुँच गया। थोड़ी देर बाद जलाशय जल लेकर के आया। उसने भी सोचा मेरा काम थोड़ी है, गुरु जी ने तो ये काम बताया नहीं, और ये हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं था। वह भी पहुँच गया। पत्ता वाला भी ऐसे पहुँच गया। लकड़ी वाला आया, बोले हाँ गुरुजी तो नहीं बताया, पाठ्यक्रम में भी नहीं है, समय पर पहुंचना भी है, लेकिन मेरे दृष्टि से इस कांटे को साफ करते हुए चलना चाहिए। और वह वजन भी ज़्यादा था, लकड़ी को नीचे रखता
कांटे साफ करता, फिर आगे बढ़ता, फिर लकड़ी नीचे रखता, कांटे साफ करता, थोड़ा विलंब हो गया। गुरुजी तब तक आश्रम पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा, देखो तुमने निर्देश का पूरा पालन नहीं किया, ये देखो तीनों लोग समय पर आ गए और तुम विलंब से आए। विलंब का कारण तो उन्होंने बताया, क्या करता गुरुदेव, मार्ग में बहुत सारे कांटे पड़े थे, अब मुझको लगा कि ये कांटे साफ करते हुए चलना चाहिए। बोले कांटा तो अपने पाठ्यक्रम में है नहीं। बोले तो भी गुरुदेव जी मेरे को ऐसा लगा कि इसको साफ करते चलना चाहिए। बोले क्यों? बोले ये आम मार्ग है, इसमें बच्चे भी निकलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी निकलते हैं, माताएं बहनें भी निकलती हैं, रात्रि में भी लोग बाग यात्रा करते हैं, और कभी कभी ऐसी माताएं बहनें भी निकलती हैं जो उछल कूद नहीं कर सकती। तो मेरे को लगा कि विलंब तो होगा, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी होगा, तो कोई बात नहीं है, इस काम को करते हुए चलें। गुरुजी ने कहा, शाबाश, तुम्हारी पढ़ाई पूर्ण हुई, तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हुई, और जो 3 रह गए थे उनको बोले अभी इनको कुछ दिन और आश्रम में रह करके पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी शिक्षित तो हो गए हैं, दीक्षित नहीं हुए। तो मैं मानता हूं कि हमारे सभी विद्यार्थी ये चौथे प्रकार के विद्यार्थी हैं, जो शिक्षित भी हैं, दीक्षित भी हैं, पाठ्यक्रम की बात भी करेंगे, पाठ्येतर बात भी करेंगे, और जैसा कि शपथ ग्रहण में आया कि हमेशा इंटीग्रिटी, समाज केंद्रित, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इन सब को देखते हुए हमको आगे का काम करना है। ये विषय एक हो गया। दूसरा विषय बहुत संक्षेप में, आपके ऊपर एक बड़ी जवाबदारी ये है कि आपको प्लेसमेंट की चिंता होगी, है। और प्लेसमेंट में जो एक जनरल परसेप्शन है, ट्रेंड बना हुआ है हमारे देश का, कि लोग बाग विदेश जाने को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। अरे वो तो इंग्लैंड चला गया, वो तो अमेरिका चला गया, और हो सकता है अमेरिका में वो टैक्सी ही चला रहा है? हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में ही काम कर रहा है, लेकिन क्रेज क्या है? अरे वो तो चला गया, अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया, जर्मनी चला गया, यानी इसको बड़ा क्रेज मानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक मजाक की बात है, नासा में भी जा रहे हैं, सिलिकॉन वैली में जा रहे हैं, और वहाँ की तो पूरी इकोनॉमी और पूरा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है भारतीय टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अभी आपने कहा कि भारतीय ज्ञान, हमारा टैलेंट भारत के लिए पहला हक भारत का है, कि पहला हक आपके टैलेंट का उपयोग कहाँ हो? हमारे देश में हो, हमारे समाज के लिए हो। इसके बाद ठीक है, आप जाइए, कोई मना नहीं है, क्योंकि उससे भी कहा जाता है कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन डिरेल्ड। तो जाने में कोई मना नहीं है, लेकिन जो ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अब्रॉड, उसके बाद बचे तो मल्टीनेशनल, फिर उसके बाद कारपोरेट, फिर उसके बाद इधर उधर तमाम सेक्टर्स में नौकरी चाकरी कंपटीशन वगैरह में, और इसके बाद जो बचते हैं तो तब सोचते हैं कि अरे अब क्या करें, तब तक 5-7 साल निकल चुके होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात की चिंता की गई है कि वास्तव में आपको भविष्य में क्या करना है पहले ही तय कर लीजिए, और उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करिए। यानी MA PhD करने के बाद फिर सोचना कि अब देखते हैं क्या करना। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, दोनों को मिला दो तो 6-7% से ज़्यादा नहीं है। कहे जा साहब, है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला दो, मान लीजिए 10%, यानी इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो और बाकी जो 90% है, ठीक है, वो 90% में 50% कहीं ना कहीं असंगठित क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, छोटे मोटे व्यवसाय हैं, छोटे मोटे काम हैं, उन पर कहीं ना कहीं अपना फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली के बिजनेस है वगैरह वगैरह इंगेज हो जाते हैं। बाकी जो 50% जो इधर उधर माइग्रेशन की बात आती है,
अब उनको नया क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं। हमने एक ऐसे प्रसंग हमने कहीं पढ़ा कि एक बिहार का विद्यार्थी था, मल्टीनेशनल में काम कर रहा था, उसकी शादी तय हो गई। शादी के लिए आवेदन किया, 15 दिन का आवेदन किया, 15 दिन की छुट्टी। तो उसका सीओ जो है ब्रिटिश विदेशी नागरिक था, बोले शादी 15 दिन शादी में बहुत ज़्यादा है। उसने 3 दिन की सैंक्शन कर दिया और उसने पेरेंट्स को अपने बताया कि पापा ये तो 3 दिन की छुट्टी दिए हैं, अब 3 दिन में 1 दिन आने में लग जाएगा, 1 दिन जाने में लग जाएगा, 1 दिन का समय बचता है। तो पापा ने कहा बेटा ऐसा करो कि अब नौकरी में इस्तीफा दे दो और आ जाओ, क्योंकि 1 दिन में तो अपने यहाँ शादी होती नहीं, शादी तो हफ्तों चलता है, कई चीज़ें रहती हैं, वो आप सब जानते हो। फिर वो मजबूरी में भारी मन से त्याग पत्र दे के आ गया। और टैलेंट में कमी तो है नहीं, और टैलेंट तो हम कहीं और क्यों अपने टैलेंट का उपयोग करें, स्वयं क्यों ना अपना एंटरप्रेन्योर प्रारंभ करें। और आजकल कई प्रकार के सैंक्शन हैं स्टार्टअप के लिए, कितने प्रकार के सब्सिडी हैं, पैकेज हैं। उसने किसी उस क्षेत्र के परिधि के हिसाब से वोकल फॉर लोकल एक कॉन्सेप्ट चलता ही है, और उसने अपना फूड प्रोसेसिंग का और कुछ छोटा मोटा काम प्रारंभ कर दिया। भगवान की कृपा से टैलेंट था, सफल हो गया, और जो अभी नौकर था अब मालिक हो गया, और नौकरी के कतार में खड़े होने के बजाय नौकरी देने वाला बन गया। तो ऐसा विचार करके भी यहाँ से जाइए। और यह एक धारणा जो बन गई है, खास करके हमारे प्राध्यापक, इंटेलेक्चुअल्स, विद्यार्थियों सभी में, तो इसके लिए अपन को हमारे जो मानदंड हैं कि यदि ये व्यक्ति ऐसा कहता है तो जरूर इसमें कुछ दम है। ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा कौन हो सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक पुस्तक लिखी थी 2010 में, ध्यान में है किसी के, इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम। और उसमें 2010 की बात है, 2020 तक भारत को विकसित बनाने के लिए किस प्रकार से क्या क्या मार्ग होने चाहिए, वो अपने जीवन का अनुभव। लेकिन उन अनुभवों में उन्होंने कुछ संदर्भ दिए कि हमारे भारत के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों में एक हीनता की ग्रंथि बैठ गई है, और वही चीज़ें ट्रांसफर होती हैं यूथ में। तो इस हीनता के ग्रंथि को दूर करना पड़ेगा, एक स्व का भाव, स्वाभिमान का भाव लाना पड़ेगा। और उन्होंने कई उदाहरण उसमें देते हैं, एक उदाहरण देकर के मैं बात अपनी पूरी करूंगा। वो कहते हैं कि एक बार मैं एक डिनर पर था, और डिनर में मेरे साथ कुछ और भी लोग थे। अब स्वाभाविक है, राष्ट्रपति के साथ यदि डिनर में कुछ लोग होंगे तो आप समझ सकते हैं कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा, कोई उच्च स्तरीय व्यक्ति होगा। और ऐसे एक रॉकेट की बात चली। जैसे रॉकेट की बात चली तो एक बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने कहा, वो आज से 1000 साल पहले ये एक्सप्लोसिव मटेरियल, इसका आविष्कार चाइना में हुआ था, जो 13वीं शताब्दी में भारत आया, बगैर पूछे। बाकी तो अपनी ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए कितना विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है। यहाँ बगैर पूछे, हाँ ये जो है चाइना में 1000 साल पहले हो गया था, वहां से तकनीकी आई, आधार कुछ भी नहीं। फिर ऐसे मैंने कहा नहीं, इसका मैं उत्तर आपको समय आने पर बताऊंगा। फिर वो एक बार किस्सा सुनाए कि मैं एक बार लंदन गया था। लंदन के पास एक बुलिच नामक शहर है, और उस बुलिच में रोटुंडा म्यूजियम है। और उस रोटुंडा म्यूजियम में जो ब्रिटिश कॉलोनीज जहाँ जहाँ थी, उसके संबंध में उस म्यूजियम में वो सब उसके अवशेष बने हुए हैं, चित्र वगैरह लगे हुए हैं।
तो जब उन्होंने भारत के सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो हुआ था कर्नाटक में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश सेना के बीच में, तो उस समय जो टीपू सुल्तान की सेना थी, जो अग्निचलित रॉकेट, वो बहुत स्थिर नहीं रहे होंगे, लेकिन इस तकनीक से रॉकेट दागे गए कि वो रॉकेट जो है दुश्मन की सेना में जाकर के गिरते थे और वहाँ फूट जाते थे। जैसे दिवालियों में हम लोग रॉकेट दागते हैं, वो जाता है फूटता है, तो ऐसे दागते थे कि दुश्मन की तरफ जाकर के वहाँ फूट जाता था। उसमें लोहे के टुकड़े कंकड़ भरे रहते थे और जब वो घोड़ा, हाथी और सैनिकों के बीच में वो सब घायल होते थे, सेना में भगदड़ मच जाती थी। ये दुनिया में पहली बार इस प्रकार से रॉकेट का उपयोग युद्ध में किया गया भारतवर्ष में और श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में। तो जैसे ये विषय एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, वैसे तुरंत दूसरे ब्यूरोक्रेट या जो कुछ भी इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने वो जो तकनीक टीपू सुल्तान ने फ्रेंच से मंगवाई थी, उन्हें कहा देखो वहाँ चाइना अपने आप आ गया, यहाँ फ्रेंच बगैर बुलाए आ गया। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, मैं आपको एक पुस्तक दूंगा और उसका रेफरेंस ये है कि उस पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन, रिटन बाय सर बर्नार्ड लॉवेल, जो स्वयं ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और उसमें उन्होंने लिखा है कि पहली बार रॉकेट का उपयोग भारतवर्ष में और इस रंगपट्टनम के युद्ध में किया गया और उनके पास पूरे रिकॉर्ड हैं। इसके बाद जो क्रेसर लीथ, उनका जो रक्षा सचिव था, उसने विलियम कॉनग्रेव नामक साइंटिस्ट को भारत में अध्ययन के लिए भेज करके पूरी उसकी टेक्नोलॉजी वह यहाँ से लेकर के गया और पूरी टेक्नोलॉजी विलियम पिट जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उनके सामने रखा और उसको उन्होंने मॉडिफाइड करके और फिर थोड़ा सा एडवांस रॉकेट बनाया। आधार भारतीय रॉकेट था, उसको मॉडिफाइड करके और फिर उन्होंने बोलोंग हार्बर में 1805-7 के युद्ध में उस रॉकेट का उपयोग किया। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों में जो एक हीनता का भाव भर गया है कि कुछ अच्छा हुआ है तो बाहर ही हुआ है, हम तो खाली नकलची लोग हैं, वेस्टर्न पपेट लोग हैं, उसी को देख करके अनुसरण करते हैं। तो इस ग्रंथि को अपने मस्तिष्क से निकालना पड़ेगा। यही भाव लेकर के हमारे युवाओं को भी जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय हिंद। I request Honorable OSD to the Chancellor Shri Palash Garg to honor the guest of honor Professor Dr. Bharat Sharan Singh with shawl, shriffle and a memento. All rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे All are required to please stand up and remain standing until all members of the procession leave the auditorium. All please remain standing until the procession leaves the auditorium.